हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज का टॉपिक है घर्षण कोण किसे कहते हैं। घर्षण कोण और स्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिंपल है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन बच्चों को यदि 11th क्लास का नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर बच्चों 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। घर्षण कोण है क्या। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बच्चों घर्षण होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है और वस्तु पर हम बल लगाते हैं इसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए, लेकिन इसके स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला एक ऐसा बल है जिसके कारण वो अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाता है। मतलब गति विरोधी बल एक कार्य करता है जो कि उसके बाह्य बल का विरोध करता है। वही जो बल बच्चों जो बाह्य बल का विरोध करेगा वो आपका घर्षण बल कहलाता है, या जिसे घर्षण भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, ये पेन ही रखा है बच्चों, और इस पेन को गति कराने के लिए हम बल लगाते हैं, लेकिन जिस दिशा में बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में भी एक ऐसा बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। उस बल को, गति विरोधी बल को घर्षण या घर्षण बल के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चों एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं बच्चों, तो वो वस्तु गति करने ही वाली होती है। उस स्थिति को हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं, और उस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है बच्चों उसे सीमांत घर्षण बल Fs के नाम से जानते हैं। समझिएगा, एक वस्तु है, किसी वस्तु पर रखा हुआ, कहीं भी रखा हुआ, उस पर बल लगा रहे हैं उसकी गति के लिए, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि बस वस्तु गति करने ही वाली होती है, गति कर नहीं रही है, गति करने ही वाली होती है। उस स्थिति को हम बोलते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमांत संतुलन की स्थिति। और सीमांत संतुलन की स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसे हम सीमांत घर्षण बल के नाम से जानते हैं। काम पड़ेगा इसलिए बता रहा हूं। अब बच्चों जब कोई वस्तु अब सीमांत संतुलन आपने समझ लिया, सीमांत घर्षण बल भी समझ लिया। जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा जाता है तो उस पर 4 बल कार्य करता है। एक तो आपका सबसे पहला जो बल लगता है वो भार mg, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। एक भार बल लगता है mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और पृथ्वी के आकर्षण के कारण। भाई जी का मान क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी पृथ्वी द्वारा आकर्षण है। तो जो वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, और उतना ही बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम से अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। 4 बल कार्य करते हैं जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है। जितना बल ऊपर उतना ही नीचे, जितना बाह्य बल लग रहा है उसके उतना ही घर्षण बल लग रहा है, उतना ही घर्षण बल है, इसीलिए तो वो गति नहीं कर रहा है। यदि घर्षण बल कम हो जाता है इस बल से, बाह्य बल से, तो वो गति करने लग जाता। समझ रहे हो बच्चों कि सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु पर 4 बल कार्य करते हैं। एक गुटके का भार, जैसे मान लीजिए एक आयताकार गुटका है तो इसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे, यानी वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे, एक अविलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बाह्य बल दाईं ओर F, और उसके विपरीत दिशा में बच्चों सीमांत घर्षण बल Fs। अब यहां पर समझिएगा घर्षण कोण होता क्या है, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हम मान के चलते हैं कि जैसे Fs और R का बीच का एक परिणामी है, ये परिणामी है बच्चों, बीच का आप दिख रहा है, ये परिणामी है। भाई दोनों के बीच का कुछ ना कुछ परिणामी तो होगा ही। ये परिणामी है बच्चों, और इसे हम परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर है। ठीक है, समझिएगा R जो है ये अविलंब प्रतिक्रिया है, ये परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया है, और इनके बीच जो कोण बनता है वही कहलाता है बच्चों घर्षण कोण। सीमांत घर्षण बल, ठीक है, जैसे सीमांत घर्षण बल है और अभिलंब प्रतिक्रिया, ये जो बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया है, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया है ना, समझने की कोशिश करें। सीमांत घर्षण बल आपका Fs है बच्चों, और ये आपका क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया है। इनका परिणामी जो बल है वो ये है बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया। इसके साथ जो कोण बनाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? घर्षण कोण कहते हैं। कुछ समझ में आया कि Fs और R दोनों का परिणामी ये होगा,
परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाएगा वही घर्षण कोण कहलाता। दिमाग लगाओ, इन दोनों का परिणामी एक ये आपका ओसी दिशा में है। समझो बच्चों, जो आपका एफएस है ये घर्षण बल है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया इसका ही परिणामी है। तो ये जो परिणामी है अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। आपने ये भी समझा कि एफएस क्यों है, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया गुटके पर ये स्थैतिक घर्षण बल लग रहा होता है। आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है, और आर और एफएस का परिणामी बच्चों ये ओसी है। ओसी जो है आर के साथ जो कोण बनाएगा वो घर्षण कोण कहलाएगा। ये घर्षण कोण की परिभाषा हो गई बच्चों। माना एक आयताकार गुटका सीमांत संतुलन की स्थिति पे रखा है तो इस पे 4 बल कार्य करते हैं बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक अभिलंब प्रतिक्रिया, एक बाह्य बल और एक सीमांत घर्षण बल। और ये सारा चीज नोट्स में भी प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे नोट्स लेते हैं उनको पता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं बच्चों। कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 96 85 29 91 49। ओके, अब बच्चों यहां पर इसके परिणामी को प्राप्त करने के लिए एक चतुर्भुज का रूप बन जाता है, और चतुर्भुज में एक आपका ये त्रिभुज का रूप बन जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एफएस है और आर का परिणामी प्राप्त करने के लिए एक समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं। ठीक है, ओसी जो है बच्चों ये ओसी है और आर के बीच लैम्डा कोण बन रहा होता है। तो ये हमने लिख दिया बच्चों, एफएस और आर का परिणामी प्राप्त करने के लिए एक चतुर्भुज यहां पर हमने पूरा किया है, और ओसी जो है एफएस और आर का बच्चों क्या है, परिणामी जो है प्रदर्शित करता है। अब हमारा जो टास्क है मुख्य रूप से आपको पता है भाई कि लैम्डा व म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसको तो आप एक लाइन में कर सकते हैं बच्चों यूं आसानी से। चित्र से लेकर चलेंगे तो ये जो कोण बना बच्चों COR लैम्डा है और इसी त्रिभुज को लेकर चलना है। ठीक है, तो चूंकि कोण COR बराबर कितना है आपका लैम्डा है, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों, यहां पर आप देखो, यहां पर यदि हम कह दें कि यहां पर B कर दें तो त्रिभुज COB या त्रिभुज COR में वही चीज है। हम आर लेकर चलेंगे, बी लेकर चलेंगे, जैसे यहां पर बी मैंने दे दिया ना, यहां पे बी दे दिया। ठीक है बच्चों, ठीक, तब वो OACB हो जाएगा, बी देना भूल गया था। अब इसमें अपना क्या हो जाएगा, tan लगाएंगे। tan लैम्डा बराबर, tan का होता है लंब बटे आधार। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है बच्चों, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये BC है और आधार हो जाएगा OB हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा BC बटा OB। क्या हो जाएगा बच्चों, BC बटा OB। अब BC बराबर हम OA लिख सकते हैं, क्यों हम बताते हैं। देखो ये आपका BC है, ये OA है बच्चों, दोनों बराबर है, वही दिशा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। BC को OA लिख सकते हैं और OB को OB तो लिखना ही लिखना है। अब बच्चों OA बराबर कितना हो जाएगा, OA बराबर कितना हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा FS स्थैतिक, और OB जो है अभिलंब प्रतिक्रिया है बच्चों, अभिलंब प्रतिक्रिया है। अब चूंकि जो म्यूएस होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है वो FS बटे R के बराबर होता है, FS बटे R के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए म्यूएस बराबर हो जाएगा tan लैम्डा। यही है बच्चों स्थैतिक घर्षण गुणांक और लैम्डा जो है घर्षण कोण में संबंध। यानी घर्षण कोण की स्पर्शज्या, ये इस tan को हमेशा स्पर्शज्या के नाम से जानते हैं। घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। लास्ट में लिखो अतः घर्षण कोण के स्पर्शज्या का मान, अतः घर्षण कोण के स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। लिखो बच्चों, अतः घर्षण कोण के स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जरूर शेयर करना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। जो बच्चा पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।